हेलो स्टूडेंट। तो आज हम सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में नॉर्मली हमने क्या सीखा था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाया जाता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, पेयर कौन होता है, पेई कौन होता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था कि अगर डेज में आफ्टर साइट बिल कौन सी होती है, आफ्टर डेट कौन सी बिल होती है, तो ये दोनों चीज भी हमने देखी थी। इसके बाद हमने देखा था कि ड्यू डेट क्या होती है, मेच्योरिटी सॉरी ड्यू डेट क्या होता है, मैच्योरिटी डेट क्या होती है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो ये सारी चीज जो हमने कंसिडर किया था, आई होप सो कि आपने वो वीडियो देखा है। आपको वो चीज सब याद है, तो आगे की चीज बताने में मुझे इजी रहेगा। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है वो हम आगे बढ़ाते हैं। हमने कल देखा था स्टार्टिंग सेक्शन में कि दो पार्टी है, अगर ए और बी। अगर ए ने बी को क्रेडिट सेल किया है तो पहले एंट्री करेगा बी टू सेल्स। ए अपनी बुक में बी टू सेल्स करेगा और बी अपनी बुक में परचेज टू ए करेगा। सिंपल है। उसके बाद बिल ड्रॉन की एंट्री सेम ही होगी। ए के लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगी तो बिल्स रिसीवेबल टू बी अकाउंट, सिंपल है। एंड ए टू बिल्स पेएबल अकाउंट। फर्स्ट सिनारियो हमने देख लिया था। फर्स्ट सिनारियो के अंदर क्या बोला था उन्होंने कि अगर आप बिल मैच्योरिटी तक ए अपने पास ही रखता है, सिंपल है, तो उसको या तो पैसे मिल जाएंगे या तो पैसे नहीं मिलेंगे मैच्योरिटी हो। तो अगर पैसे मिल जाएंगे तो बैंक और कैश टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अगर पैसे नहीं और पैसे पे कर देगा बी, तो बिल्स पेएबल टू बैंक। सिंपल है, ये एंट्री हो जाएगी। अगर डिसऑनर होगा एट द एंड ऑफ द डे, डिसऑनर अगर हो जाएगा तो सिंपल सिंपल सी क्या एंट्री होगी, वापस हम डेटर बना देंगे। हर एक सिनारियो में यही होगा कि डेटर बना देंगे उसको वापस बी को। तो बी अकाउंट डेबिट, जो डेटर है उसको डेटर बना दो, बी अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल चली गई, लेकिन अलॉन्ग विद दैट हम नोटिंग चार्जेस भी बनेंगे। तो नोटिंग चार्जेस जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, अ, खर्चा। अभी तो हम पे कर रहे हैं लेकिन वो रिसीव किसके पास से करना है, डेटर के पास से रिसीव करना है। तो डेटर अकाउंट डेबिट, दैट इज बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। कैश नोटिंग चार्जेस पे किया उसका, सिंपल है। और वो डेटर क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेएबल टू नोटिंग, बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू ए अकाउंट, सिंपल सिंपल से एंट्री करेगा वो। अब हम आज सेकंड सिनारियो से बात करते हैं। सेकंड सिनारियो क्या है। फर्स्ट सिनारियो तो क्या था, सिंपल सा था कि फर्स्ट सिनारियो के अंदर क्या उन्होंने सोचा कि ए ने सोचा, मतलब क्रेडिटर ने सोचा कि मेरे पास ही पैसे, क्या सोचता हूँ मैं कि मेरे पास ही मैं बिल्स रखता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे हम पैसे रिसीव कर लेंगे। वो तो नॉर्मल सिनारियो। सेकंड सिनारियो वो क्या कर सकता है, सेकंड सिनारियो में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वही बेस्ट सिनारियो है। क्या कि वो बैंक के पास डिस्काउंटिंग करवाने के लिए जाएगा। तो सेकंड सिनारियो में क्या होगा, पहली ये दो एंट्री जो है वो तो करेगा ही वो। पहले क्रेडिट सेल करेंगे, फिर बिल ड्रॉ करने की एंट्री करेंगे, फिर सेकंड सिनारियो में आएंगे। क्या होगा सेकंड सिनारियो क्या है, बिल डिस्काउंटेड बाय ए विथ बैंक। बैंक के डिस्काउंट करवा लिया ए ने। बिल बिल डिस्काउंटेड बाय ए विथ बैंक। बैंक के साथ उसने डिस्काउंट करवा लिया। तो बैंक के पास तो बिल चली गई। बिल किसके पास चली गई, बैंक के पास चली गई। तो बैंक के पास बिल चली गई, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, सपोज 50,000 की बिल है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 50 के, सिंपल है। फिर 14 है, मैंने बोला था कि 200 रुपये डिस्काउंटिंग के वो काट लेगा। अब डिस्काउंटिंग कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं बता दूंगा अभी। ठीक है। डिस्काउंटिंग के कुछ पैसे जो है, कुछ पैसे बैंक काट लेती है, बट ऑब्वियस है कि सर्विस दे रही है तो कुछ पैसे काट लेगी। तो वो 200 रुपये सपोज काट लिए उन्होंने, 200 रुपये काट लिए। इन दैट सिनारियो क्या हो जाएगा, डेबिट पे 48,800, 50,000 की बिल थी, 200 रुपये बैंक ने बोला कि काट लिया है, 48,800 रुपीज विल बी कंसिडर्ड। अब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो क्या एंट्री करेगा, क्रेडिटर क्या एंट्री करेगा, बैंक में उसके पास कितने पैसे आएंगे, 48,800। सिंपल सिंपल 48,800 डिस्काउंटिंग उसका खर्चा है और 50,000 की बिल उसके पास से चली गई। ठीक है। डिस्काउंटिंग की डेटर को एंट्री नहीं करेगा। आप सोचो ना, डिस्काउंटिंग किसने करवाया, क्रेडिटर ने डिस्काउंटिंग करवाया, डेटर को उससे क्या लेना देना। डेटर बोलेगा मुझे कुछ पता नहीं है भाई, मुझे तो मैच्योरिटी डेट पे जो भी बिल लेके आएगा उसको पैसे दे दूंगा मैं। तो डेटर क्या करेगा, मतलब बी क्या करेगा, बी कोई एंट्री नहीं करेगा। बी बोलेगा मुझे कोई जरूरत नहीं है एंट्री करने की डिस्काउंटिंग की, ए कर देगा अपने हिसाब से एंट्री, सिंपल है। अब डिस्काउंटिंग की बात करते हैं। डिस्काउंटिंग के बारे में थोड़ा और बताता हूँ। देखो डिस्काउंटिंग होता क्या है, वो सारी चीज मुझे बताना जरूरी है यहाँ पे। चलो डिस्काउंटिंग का ये जगह,
सपोज यही एग्जांपल लेते हैं, 1 जनवरी 2020 के दिन आप में बिल था, 2 महीने जो नॉर्मली है। 2 महीने के बाद देखो, 2 महीने के बाद कौन सी डेट आ जाएगी, 2 महीने में ऐड कर देता हूँ। तो 1/3/2020, दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर ड्यू डेट। ठीक है। देखो, जब कभी भी डिस्काउंटिंग की बात करेंगे, हम डिस्काउंटिंग की बात करेंगे या तो फिर रिटायरमेंट की भी बात करेंगे, तो हमेशा हम ड्यू डेट ही कंसिडर करेंगे, मैच्योरिटी डेट कंसिडर नहीं करेंगे। इट इज दैट सिंपल। डेज ऑफ ग्रेस कंसिडर नहीं होंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग। अब डिस्काउंटिंग कैसे कैलकुलेट होता है? सपोज आपने डिस्काउंटिंग करवा लिया, सपोज मैं रैंडमली डेट ले, देखो इन दोनों के बीच में कहीं पे हम डिस्काउंटिंग करवाएंगे। ए के पास बिल सपोज 1/1/2020 के दिन आ गई, सिंपल है। सपोज उसने 1/2/2020 के दिन बिल डिस्काउंट करवाया, सपोज। तो हमें टाइमिंग, आप सोचो कि ये 50,000, 50,000 की जो बिल है, वो वैल्यू 50,000 कब हो रही है? 50,000 जो ए को मिलने वाली है वो कब मिलने वाली है? 1/3/2020 के दिन एग्जैक्टली 50,000 रुपये उसको मिलने वाले। तो क्या 1/2/2020 हम बैक में आए, 1 महीना बैक आए, तो उसकी वैल्यू 50,000 ही होगी क्या? नहीं। टाइम वैल्यू जो है, टाइम की वजह से वैल्यू डिफरेंस हो जाती है। ठीक है, टाइम की वजह से वैल्यू डिफरेंस हो जाती है। तो अगर आप बैक में आओगे, तो जो चीज की वैल्यू 1 महीने के बाद 50,000 है, उसकी कुछ कुछ वैल्यू तो कम होगी। आपके लिए तो बहुत ही सिंपल है कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, कितने डेज का डिफरेंस है। तो देखो यहाँ पे तो मैं मंथ्स का डायरेक्टली डिफरेंस ले लेता हूँ, क्यों? क्योंकि क्या करना है आपको, किसके साथ कंपेयर करना है? मैं ड्यू डेट लिखो, ड्यू डेट को डिस्काउंटिंग डेट के साथ कंपेयर करो। देखो यहाँ पे ये दोनों का कोई डिफरेंस नहीं, ये दोनों का नील डिफरेंस है। तो क्या बचा? 1 मंथ। मतलब 1 मंथ का डिफरेंस है, 1 महीने का डिस्काउंट आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। वो लोग देख लेंगे, आपको बता देंगे कि डिस्काउंटिंग का परसेंटेज क्या है। वो बोल देंगे कि 12% पर एनम के हिसाब से उन्होंने डिस्काउंटिंग किया है। तो 12% जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो वैसे ही है कि सपोज 1 मंथ कैलकुलेशन, सपोज 50,000 रुपए का बिल है, मल्टीप्लाई बाय 12% बोला है, तो 12% मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है। ये जो भी अमाउंट आया वो आपका डिस्काउंट का फिगर हो जाएगा, और कुछ ज्यादा इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है। अगर सपोज इसके अंदर एक और चीज, आपको डिफरेंस किस चीज का लेना है? ड्यू डेट, ड्यू डेट के साथ कंपेयर करना है जिस दिन आपने डिस्काउंटिंग करवाया, वो दोनों के बीच का जो भी गैप है, उस पीरियड के लिए आपको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। इट इज दैट सिंपल। ओके। अब डिस्काउंटिंग, दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आपका डिस्काउंटिंग हुआ 15/3/2020, ये आपका डिस्काउंटिंग डेट है सपोज। अब मुझे कंपेयर करना है कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अब डायरेक्टली मुझे पता चल रहा है कि मंथ्स में डिफरेंस नहीं है, डायरेक्टली मंथ्स में डिफरेंस नहीं है, तो मुझे डेज में डिफरेंस लेना पड़ेगा। डेज में डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप ही सोचो, 15/2 से लेके 1/3 तक का मुझे पीरियड लेना है। सिंपल है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। तो 15/2 से लेके 1/3 तक, तो 15 को तो मैंने डिस्काउंटिंग कराया, तो 15 को इंक्लूड नहीं करूंगा मैं। सीधा 15 के बाद सेकेंड मंथ में सपोज ये ले लेते हैं कि लीप ईयर नहीं है, तो 28 डेज का मंथ होता है फेब्रुवरी। 28 - 15, तो दैट वुड बी 13 डेज। 13 डेज प्लस ये पहला दिन भी इंक्लूड करना है, 1 डे। तो 14 डेज का आपको डिस्काउंटिंग करवाना पड़ेगा। 14 डेज का आपको डिस्काउंटिंग करवाना पड़ेगा। सपोज ये 12% ही है, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 14%, मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइड बाय 365, ये करोगे तो इस हिसाब से आपका डिस्काउंटिंग का फिगर आपको मिल जाएगा। इट इज दैट सिंपल। अगर आपका मंथ्स वाइज फिगर आ रहा है डायरेक्टली, तो मंथ्स वाइज कर लो। लेकिन अगर आपकी रैंडम डेट्स आ रही है जिसको आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इन दैट सिनेरियो आप डेज में करना पड़ेगा आपको। डेज के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
इट इज वेल एंड गुड, बहुत ही सिंपल है, डिस्काउंटिंग कैलकुलेट कैसे करना है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंटिंग करवा लिया, अभी ए ने डिस्काउंटिंग तो करवा लिया। अब क्या होगा, बैंक के पास एक ऑप्शन है, सिंपल है, कि वो क्या करेगा, बैंक मैच्योरिटी डेट के ऊपर बी के पास बैंक जाएगा कि पैसे दे मुझे, सिंपल है। ठीक है ना, अब ए नहीं जाएगा, अब बी जाएगा। तो बी के पास चला गया कौन, बैंक। तो अब ए तो कोई एंट्री नहीं करेगा, अगर बी के पास बैंक चला गया और बी ने बैंक को पैसे पूरे के पूरे दे दिए, तो फिर क्या होगा, बी ने बैंक को पैसे पूरे के पूरे अगर दे दिए तो क्या हो जाएगा, इन दैट सिनारियो ओनर, ओनर हो गया ना। तो ऑन मैच्योरिटी बिल, ओनर देखो, ऑन मैच्योरिटी पेमेंट मेड बाय बी, अगर मैच्योरिटी डेट के ऊपर बी पेमेंट कर देता है, तो फिर इन दैट सिनेरियो तो कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है, सिंपल है ना। तो फिर बी क्या, पेमेंट पेमेंट की एंट्री बी की तो बहुत ही सिंपल होती है, बिल्स पेएबल टू बैंक और कैश, जो नॉर्मल एंट्री है वही है। बी को क्या करेगा, बिल्स पेएबल उसके पास से चली गई, लायबिलिटी कम हो गई, बैंक को पैसे दे दिया टू बैंक, ठीक है। ए कोई एंट्री नहीं करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पास से तो ऑलरेडी बिल्स चली जा चुकी है, ए को एंट्री करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ए ने तो ऑलरेडी बिल्स रिसीवेबल किसको दे दिया है, बैंक को दे दिया है। तो बैंक अपनी बुक में एंट्री करेगा, बैंक को पैसे मिले, सिंपल है। तो ये बिल्स पेएबल टू बैंक, मैच्योरिटी डेट पे अगर बी पेमेंट कर देता तो यही एंट्री होगी। लेकिन अगर मैच्योरिटी डेट के ऊपर बिल डिसऑनर हो रहा है, मैच्योरिटी डेट के ऊपर बिल डिसऑनर हो रहा है, मतलब क्या होगा, ए ने, नॉर्मली वापस याद करवाता हूँ, ए ने बिल किसको दी थी, बैंक को दिया, बैंक ने ये बिल एट द एंड ऑफ द डे, बैंक इसके पास गया बी के पास, बी ने बोला भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो बैंक किसके पास आएगा, अब ए के पास आएगा वापस। बैंक बोलेगा भाई देख तेरा डेटर मुझे पैसे नहीं दे रहा है, तो आपको मुझे पैसे देना पड़ेगा, मैं तो कुछ नहीं जानता, सिंपल है। अब बैंक, सिंपल है देखो, जिसके पास बिल होता है ना वो नोटिंग करवाता है, इट इज दैट सिंपल। तो बैंक नोटिंग करवा देगा, क्योंकि भाई बैंक भी बहुत सीरियस है, बैंक अपने पैसों के लिए सेफ्टी करेगा। तो बैंक ने नोटिंग करवा दिया होगा, सिंपल है। तो बैंक हमारे पास से कितने पैसे मांगेगा, सपोज मैं ए हूँ, तो बैंक तो मेरे पास आएगा, आप बी हो, आपने ना बोल दिया, आपने ना बोल दिया बैंक को कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है, तो बैंक मेरे पास आया, बैंक ने मेरे पास बोला कि भाई तू बिल के भी पैसे देगा और नोटिंग चार्जेस के भी पैसे देगा। मैं क्या सोचूंगा, मैं तो बिल के भी पैसे और नोटिंग चार्जेस के भी पैसे किसके पास से लूंगा, आपके पास है, आप बी हो, सिंपल है। तो एट द मैच्योर ऑन मैच्योरिटी बिल डिसऑनर अगर हो गया, ऑन मैच्योरिटी बिल अगर डिसऑनर हो गया, अगर डिस्काउंटिंग करवाया था एंड डिसऑनर हो गया, तो मैं तो सिंपल सिंपल क्या एंट्री करूंगा, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बी के पास पैसे लो और बैंक को दे दो, सिंपल। लायबिलिटी है मेरी, बैंक के प्रति लायबिलिटी है, तो पर्सनल अकाउंट लायबिलिटी, बैंक पर्सन है, लायबिलिटी तो क्रेडिट करूंगा, किसके पास पैसे लेना है, वापस डेटर बना दिया मैंने बी, तो बी टू बैंक। अमाउंट विथ नोटिंग चार्जेस देख लो, मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, ये अमाउंट विथ नोटिंग चार्जेस, सपोज 50,000 का बिल है, 200 रुपए का सपोज आपका नोटिंग चार्जेस का बिल था, जो किसने किया होगा, बैंक ने किया होगा, सिंपल है। तो बैंक मेरे पास कितना मांगेगा, 50,200 रुपये मांगेगा, तो फिर मैं भी कितने पास कितना मांगूंगा, बी के पास 50,200 रुपये, इट इज दैट सिंपल, डन। अब डिसऑनर की एंट्री देखो, डेटर की डिसऑनर की एंट्री सेम ही रहेगी, उसके पास डिसऑनर बिल्स पेएबल डिसऑनर हो गया, तो बिल्स पेएबल डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस उसका खर्चा है, उसका खुद का 200 रुपए का खर्चा है, टू एज अकाउंट। देखो नॉर्मली डिसऑनर की एंट्री नोटिंग चार्जेस के साथ यही होगी, डेटर की एंट्री कुछ भी चेंज नहीं होने वाली है कभी भी। तो बिल्स रिसीवेबल नोटिंग चार्जेस टू ए अकाउंट, नोटिंग चार्जेस इसका खर्चा है तो ये अपनी बुक में लिख देगा, सिंपल है। तो ये हमारा बैंक वाला सिनारियो, सेकंड सिनारियो खत्म हुआ। अब हम थर्ड सिनारियो पे जाते हैं। थर्ड सिनारियो क्या बोलता है, देखो एंडोर्समेंट, थर्ड सिनारियो बहुत ही सिंपल है। सपोज आपको मैं बताऊं, यहाँ पे ही बता देता हूँ, बहुत सारा लिख दिया है, कुछ मिनट, कुछ रब कर देते हैं, ठीक है, चलो। सपोज ये ए है, ये बी है, ठीक है, सपोज ये ए है और ये बी है, ये मैं हूं, ये आप हो, ठीक है, मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, सिंपल, मतलब मेरे पास बिल्स रिसीवेबल आई, यहाँ पे बिल्स पेएबल है। एक सी नाम का बंदा है, ये कौन है, ये मेरा क्रेडिटर है, ए का क्रेडिटर है सी नाम का बंदा, सिंपल है, ए का क्रेडिटर है, मतलब ए शुड पे टू सी,
ठीक है, ए ओ सी, ए को पे करना है। तो ए क्या सोचेगा, मुझे 2 महीने के बाद कौन पे करने वाला है, बी पे करने वाला है ना। तो ए ऐसा सोचेगा कि आज ही मैं सी को बोल देता हूँ, ये ले तू पैसे, मतलब पैसे तो नहीं, ये बिल ले ले। आफ्टर 2 मंथ्स बी आपको पैसे दे देगा। सिंपल है ना, बी को तो पैसे ही देना है ना, बी को तो पैसे ही देना है। तो आज मैं क्या सोचूंगा, आज मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं आज अपने क्रेडिटर को मैं बिल दे देता हूं। तो 2 महीने के बाद मेरा डेटर जो है, 2 महीने के बाद मेरा डेटर जो है, मेरा बिल्स पेबल जो डेटर है बी, वो क्रेडिटर को पैसे दे देगा। वो किसको दे देगा, मेरे क्रेडिटर को पैसे दे देगा। इट इज दैट सिंपल। तो जो ए ने बिल्स रिसीवेबल सी को दे दी, ए ने बिल्स रिसीवेबल सी को दे दी, उसको माना जाता है, उस प्रोसीजर को माना जाता है एंडोर्समेंट। उस प्रोसीजर को माना जाता है एंडोर्समेंट, और कुछ नहीं। उस प्रोसीजर को एंडोर्समेंट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, देखो कि अगर थर्ड सिनारियो है, बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर बाय ए, मतलब एंडोर्स टू क्रेडिटर, मतलब यहाँ पे सी समझ लो, क्रेडिटर सी है, जो भी है ये सी नाम का बंदा। तो ए अपनी बुक में, ए ने क्या किया, बिल्स रिसीवेबल जाने दी। तो ए अपनी बुक में क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल तो चली गई, तो बिल्स रिसीवेबल उसने क्रेडिट कर दिया, देख लो। एंड हु इज द रिसीवर एंडोर्समेंट में, जो क्रेडिटर है वही रिसीव कर रहा है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इट इज दैट सिंपल। एंडोर्समेंट की एंट्री जो ड्रॉअर जो है वो यही कर सकता है, और कोई कर ही नहीं सकता। अब एंडोर्समेंट किसने किया, ए ने किया। तो जब एंडोर्समेंट कर रहा है, उसकी बी को एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, बी को क्या लेना देना। बी को तो जब मेच्योरिटी पे कोई बंदा बिल लेके आएगा पेमेंट करने के लिए, तब लेना देना है, उससे पहले क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नो एंट्री, तो बी कोई एंडोर्समेंट की कोई एंट्री नहीं करेगा। पर अब पेमेंट ऑन मेच्योरिटी, अब मेच्योरिटी आई, मैच्योरिटी पे क्या होगा, सी नाम का बंदा जो है, सी नाम का ये जो बंदा है क्रेडिटर, मैच्योरिटी डेट के ऊपर किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा, और बोलेगा भाई पैसे दे। अब पैसे अगर बी ने दे दिए तो सिंपल सिंपल से ए तो कोई एंट्री नहीं करेगा। ए को तो क्या है, ए ने तो बिल्स रिसीवेबल ऑलरेडी दे दिया था। अब ए को कुछ पैसे मिलने वाले हैं, नहीं भाई कोई नहीं मिलने। तो मैच्योरिटी डेट पे वो अगर पेमेंट हो गया ना, तो कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उसको कुछ मिलने वाला ही नहीं है, तो क्यों एंट्री करे। लेकिन बी एंट्री करेगा। बी सिंपल सिंपल अगर पेमेंट कर दिया तो सिंपल सिंपल से एंट्री करेगा, बिल्स पेबल टू बैंक या कैश, सिंपल सिंपल से एंट्री करेगा। अब यहाँ पे पैसे रिसीव किसने किए होंगे, सी। तो सी ने अपनी बुक में एंट्री करेगा, वो सिंपल सिंपल से एंट्री करेगा, कैश बैंक टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उसके पास बिल्स रिसीवेबल आई है ना। तो उसके पास से बिल्स रिसीवेबल चली गई अब, और कैश या बैंक पैसे आ गए, तो बैंक या कैश टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इट इज दैट सिंपल। ओके, अब ये तो ओनर की बात है, पेमेंट। डिसऑनर ऑन मैच्योरिटी, अब डिसऑनर होगा तो क्या होगा, देखो ए ने तो बिल किसको दे दिया था, ये सी को बिल दे दिया था। सी मैच्योरिटी डेट के ऊपर किसके पास गया होगा, बी के पास गया होगा, सिंपल है। अब बी ने बोला भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है धन धन गोपाल, तो सी किसके पास अब वापस आया, ए के पास आया। सी ने बोला ए तू पैसे देगा मुझे, अब तेरा डेटर तो मुझे पैसे देने को ना बोल रहा है, अब मैं तेरे पास पूरे पैसे वसूलूंगा। अब जिसके हाथ में बिल होता है वो नोटरी करवाता है। ठीक है, तो नोटरी के पैसे किसने दिए होंगे, पहले तो सी ने दिए होंगे। अब ये सी किसके पास से रिकवर करेगा, ए के पास से नोटिंग के पैसे रिकवर करेगा। ए किसके पास से रिकवर करेगा, बी के पास से रिकवर करेगा नोटिंग के पैसे। इट इज दैट सिंपल, ऐसे ही चलता है। तो अब यहाँ पे डिसऑनर में क्या एंट्री होगी, देखो ए क्या बोलेगा, बी के पास से पैसे लेने हैं और मुझे तो सी को देने हैं। तो बी के पास से पैसे लो और क्रेडिटर को पैसे दे दो। तो बी के अकाउंट को डेबिट किया, पैसे लेने हैं उसको डेटर बना दिया, तो बी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। पर ये अमाउंट कैसे होगा, अमाउंट इट हैज टू बी विथ अ नोटिंग चार्जेस। बट ऑब्वियस है ना, नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा, सी पे करेगा। तो सी को पेमेंट करना है, अगर मुझे क्रेडिटर को पे करना है, तो वो पैसे किसके पास से लूंगा, मैं डेटर के पास से लूंगा, मेरे खुद के थोड़ी पैसे हैं, तो मैं खुद के पास से तो नहीं करूंगा। तो बी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। और बट ऑब्वियस है, बी अपनी बुक में तो एक ही सेम एंट्री करेगा, बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू ए अकाउंट। इसकी कोई एंट्री चेंज नहीं होने वाली। बिल्स पेएबल जो 50,000 का है, नोटिंग चार्जेस 200 रुपए, और ये 50,200 रुपए
बी किसको देगा, ए को देगा, ए किसको देगा, सी को देगा। इट इज दैट सिंपल। स्टोरी वाइज अगर आप चैलेंजिंग वे में कुछ ज्यादा सोचोगे नहीं, लेकिन अगर आप लॉजिकली कोई चीज को समझने की कोशिश करोगे ना, तो 99% सिनारियो में आप खुद ही एंट्री बना लो, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ सिनारियो। ये सिनारियो बहुत ही सिंपल है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपको कलेक्शन नहीं करना होता। सपोज ये ए ने बिल ड्रॉ किया, अब 2 महीने के बाद पैसे कलेक्ट करने हैं, तो ये सोचेगा कि मुझे पैसे कलेक्ट करना नहीं है, ये सारी चीजें मैं बैंक को दे देता हूँ कि बैंक आप मेरे बिहाफ के ऊपर मेरे डेटर के अकाउंट में से पैसे लेके मुझे दे देना, मुझे याद रहे ना रहे, तो ये मेरे ऊपर मैं बर्डन नहीं लेना चाहता। तो ए क्या सोचेगा कि मैं जो बिल्स रिसीवेबल है ना मेरे पास, वो कलेक्शन पर्पस के लिए बैंक को दे देता हूँ, जो मैच्योरिटी डेट के ऊपर मेरे बिहाफ पे डेटर के पास से पैसे कलेक्ट करके मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो डाल देगा, क्रेडिट कर देगा। सिंपल है, मतलब पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं कि कलेक्शन पर्पस के लिए बिल आपने दे दिया बैंक को, कलेक्शन पर्पस के लिए, डिस्काउंटिंग नहीं किया। आज पैसे नहीं मिल रहे, पैसे तो कब मिलेंगे, मैच्योरिटी के ऊपर ही मिलेंगे, लेकिन डिस्काउंटिंग पर्पस के लिए आपने किया हुआ है। ठीक है, तो सिनारियो क्या बनेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन पर्पस। यहाँ पे बता देता हूँ क्या है। ए है सपोज, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बैंक है। ए के पास बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है, बी तो बिल्स पेबल है। ए ने बिल्स रिसीवेबल को टेम्पररी पर्पस के लिए, कलेक्शन पर्पस के लिए बैंक को दे दिया। एट द एंड ऑफ द डे, जब खत्म होगी ये चीज, मतलब क्या, कौन सी चीज, मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, तब बैंक किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा, ऑन बिहाफ ऑफ ए, कि भाई पैसे दे दो मुझे, ए के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके पास से जो पैसे लेने हैं वो क्रेडिट भी करने हैं, क्योंकि ये सर्विस मुझे उसको देनी है। ठीक है, तो ए जाएगा बी के पास। अब बी पैसे जैसे ही देगा, तो बैंक इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा वो पैसे। इट इज दैट सिंपल। इसको बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन पर्पज। अब यहाँ पे ओनर भी हो सकता है, डिसओनर भी हो सकता है, दोनों सिनारियो में देखते हैं। तो पहले तो बिल्स तो था, ए और बी के पास बिल्स था। पहले क्या करेगा, ए बिल्स रिसीवेबल बी बैंक को दे देगा, तभी तो बैंक उसके बिहाफ पे कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग नहीं होगा, डिस्काउंटिंग अलग चीज है। डिस्काउंटिंग में तो क्या था, आज के आज पैसे मुझे मिलेंगे, यहाँ पे पैसे तो कब मिल रहे हैं, मैच्योरिटी डेट के ऊपर ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग और वो सारी चीज नहीं आएगी। ठीक है, तो सिनारियो क्या बन रहा है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन पर्पस, कलेक्शन पर्पस के लिए बिल सेंड किया गया। ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन पर्पस, ए ने बिल सेंड किया बैंक को, तो बिल्स रिसीवेबल उसके पास से चला गया, देख लो, बिल्स रिसीवेबल तो चला गया। लेकिन डेबिट में क्या आ जाएगा, अब एक असेट बन गई हमारी बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। हमने ऑलरेडी एक बिल सेंड की हुई है बैंक के पास जो हमारी एसेट है, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एक ऐसी एसेट है जो अभी भी हमारे पास बिल्स नहीं है, लेकिन बिल सेंट हमने की है फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन, वो हमने सेंड की हुई है। जो हमने क्या किया है, इसके हिसाब से हम पैसे कलेक्ट करने हैं, बैंक शुड कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मी। सिंपल है। तो हमने बिल सेंड किया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो हमारी एसेट बन जाएगी। बी को कोई लेना देना नहीं। बी को तो सिंपल है, मैच्योरिटी डेट पे कौन पैसे लेने आ रहा है उसके ऊपर पैसे दे देना है, बिल्स लेके आएगा। तो यहाँ पे हमने, ए ने क्या किया, ए ने अपनी बुक में एंट्री कर दी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बी ने अपनी बुक में नो एंट्री, कोई एंट्री की ही नहीं है, नहीं करेगा वो, सिंपल है। लेकिन ऑन डेट, मैच्योरिटी डेट के ऊपर बैंक क्या करेगा, बी के पास से पैसे लेके ए के अकाउंट में डाल देगा। सिंपल है। तो ए अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, उसके पास पैसे आए, बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट, कलेक्शन चार्जेस, बैंक ने ये जो सर्विस दी बैंक ने ये जो सर्विस दी कलेक्ट करके अकाउंट में डालने की, उसका खर्चा लगता है ना। तो बैंक क्या बोलेगा, हम राउंड ऑफ करके ही दे देता हूँ पैसे। सपोज बैंक को पता है कि ये 50,000 की बिल है, और बैंक का ये कलेक्ट करने की ये सर्विस जो दी उसका खर्चा है 200 रुपए। तो बैंक क्या बोलेगा, 200 रुपए काट के मैं 48,800 ही आपको दे रहा हूँ। हम बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, तो हम क्या बोलेंगे,
बैंक अकाउंट में कितने आए, 48,800। कलेक्शन चार्जेस कितना काट लिया बैंक ने, 200 रुपए। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 50,000 रुपए। बट ऑब्वियस है ना, अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट नहीं लिखेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एसेट हमने क्रिएट की थी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट से। 50,000 का बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट अब हमारा नलीफाई हो गया, जिसके बदले हमें 48,800 रुपीज मिले। एंड डिस्काउंटिंग का जो कलेक्शन चार्जेस का खर्चा था वो भी 200 रुपए काट लिया बैंक ने। तो हमारा काम खत्म हो गया। बी तो एंट्री क्या करेगा, बी को तो कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्स पेएबल टू बैंक। उसका बिल्स खत्म हो गया, बिल्स पेएबल, और उसने बैंक में पैसे दे दिए, और तो कोई एंटर नहीं कर सकता। लेकिन ये ओनर की एंट्री थी। अब आता है डिसऑनर। डिसऑनर जब होगा, अब क्या होगा, डिसऑनर जब होगा तो देखो, बी की तो एंट्री बहुत ही सिंपल है। बी अपनी बुक में सिंपल सिंपल से एंट्री करेगा, बिल्स पेएबल नोटिंग चार्जेस टू ए अकाउंट, इट इज दैट सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब सिंपल सी एंट्री अगर बोलू ना, तो यहाँ पे हुआ क्या है, ए जो है, ए जो है उसने बैंक बिल सेंड किया था बैंक को। बैंक मैच्योरिटी डेट के ऊपर बी के पास पैसे लेने के लिए गया, बी ने बोला पैसे नहीं है मेरे पास। तो बैंक क्या बोलेगा ए को, भाई आपका डेटर जो है आज पैसे नहीं देना चाहता, डिसऑनर हो गई है बिल, आप सिर्फ कलेक्शन चार्जेस के पैसे हमें दे दो, बाकी आपकी बिल, ये रही आपकी बिल। सिंपल है। ठीक है, ये रही आपकी बिल, अब वापस आप उसके पास से पैसे कलेक्ट कर लेना अपने टाइम के ऊपर, हमारा काम खत्म हो गया। सिंपल है ना, कलेक्शन चार्जेस तो बैंक ले ही लेगा। बैंक ऐसा नहीं बोलेगा कि आपकी बिल डिसऑनर हो गई है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि आपके पास से कलेक्शन चार्जेस नहीं लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। बैंक बोलेगा कलेक्शन चार्जेस तो मुझे चाहिए, कुछ भी कर लो आप लोग। ठीक है। तो इन दैट सिनारियो क्या होगा, हम किसके पास से पैसे मांगने वाले हैं, अब डेटर कौन है हमारा, बी। हम तो बोलेंगे बी के पास से पैसे मांगूंगा। एज एन ए, मैं कितने पैसे मांगूंगा, नोटरी में कराऊंगा। क्यों? क्यों नोटरी मैं ही कराऊंगा, क्यों? क्योंकि अभी भी क्रेडिटर तो मैं ही हूँ, पैसे तो मुझे ही लेने थे, बैंक तो मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा था। तो बी के पास से कितने पैसे मांगूंगा, देखो बी अकाउंट डेबिट। बी के पास से मैं कितने, ये जो बी अकाउंट डेबिट करूंगा, वो बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, ये दोनों का अमाउंट से मैं डेबिट करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ही नोटिंग करवाया होगा ना, तो बिल प्लस नोटिंग मुझे करना पड़ेगा। ठीक है। कलेक्शन चार्जेस तो मुझे पे करना ही है, वो भी डेबिट करना पड़ेगा। टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, सपोज ये 50,000 का बिल था, 50,000 का बिल। ठीक है, बिल 50,000 का था। टू बैंक और कैश, क्यों? क्योंकि कलेक्शन चार्जेस एंड नोटिंग चार्जेस भी हमें पे करने हैं। तो कलेक्शन चार्जेस एंड नोटिंग चार्जेस सपोज 500 रुपए का, दोनों मिला के 500 रुपए हुए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा बी के पास से मुझे कितना, ये 500 रुपए दोनों मिला के, मतलब नोटिंग चार्जेस इसके अंदर से 500 के दो पार्ट है, एक नोटिंग चार्जेस का 200 रुपए है, और कलेक्शन चार्जेस जो बैंक का है वो 300 रुपए। या तो ऐसा समझ लेते हैं, यहाँ पे 200 रुपए का कलेक्शन चार्जेस था ना, तो ये 200 रुपए का कलेक्शन चार्जेस और ये 300 रुपए का नोटिंग चार्जेस है। ठीक है। तो मैं बी के पास से तो क्या रिसीव करूंगा, बी को बोलूंगा भाई 50,000 की बिल है, और 300 रुपए का नोटिंग चार्जेस जो लगाया तेरी वजह से हुआ है, वो 50,000 300 रुपए मुझे दे दे तू। बी अकाउंट डेबिट मैं यही करूंगा, सिंपल। कलेक्शन चार्जेस जो है 200 रुपए, वो तो मेरा खुद का खर्चा है, वो मैं एज एन ए, मैंने बोला था बैंक को कि आप मेरे लिए सर्विस दो, तो 200 रुपए मेरा खर्चा है, तो मैंने कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दिया। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अब नहीं रही 50,000 की। एंड टू बैंक या कैश जो भी है, 500 रुपए का मेरा खर्चा, 500 रुपए मेरे पास से गए, उसमें से 300 रुपए तो मुझे वापस मिल जाएंगे, लेकिन 200 रुपए वापस नहीं मिलने वाले, वो कलेक्शन चार्जेस के। ठीक है। ये थोड़ी ऑड एंट्री है, पर ये भी एक सिंपल सिंपल सी ही एंट्री है, इतना ज्यादा कुछ यहाँ पे भी नहीं है। समझ के करोगे तो आराम से हो जाएगा। डन। तो ये चार टाइप के जो ट्रांजेक्शन थे वो खत्म हो गए हैं। ठीक है। अब आते हैं, देखो, अब बारी आती है नॉर्मल नॉर्मल सी। अब क्या होगा यहाँ पे आफ्टर डिसऑनर, अब हर एक सिनारियो मैंने ओनर भी बता दिया, डिसऑनर भी बता दिया। अब ओनर हो जाएगा तो क्या, सिंपल सा सिनारियो खत्म हो गया ना ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर डिसऑनर हुआ, अगर डिसऑनर हुआ, तो आप सोचो, डिसऑनर हो गया तो यहाँ पे मैं बताता हूँ ए और बी। ठीक है। ए जो है, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, बिल्स रिसीवेबल, इसका बिल्स पेएबल था। ठीक है। मैच्योरिटी डेट के ऊपर डिसऑनर हो गया, सपोज डिसऑनर हो गया, मैच्योरिटी डेट के ऊपर क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो ए क्या बोलेगा, अब तू मेरा वापस डेटर हो गया।
ए बोलेगा बी को कि भाई तुम्हारा मेरा वापस डेटर बन गया, अब तुझे पैसे देने पड़ेंगे मुझे। ठीक है ना। तो डिसऑनर जब होता है तो ट्रांजेक्शन आगे बढ़ता है, वापस आप डेटर क्रेडिटर के रिलेशन में आ जाते हो। तो अब ट्रांजेक्शन वापस डेटर क्रेडिटर के रिलेशन के अकॉर्डिंग चलेगा ना। तो आफ्टर डिसऑनर क्या क्या हो सकता है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो आफ्टर डिसऑनर पेमेंट मेड बाय डेटर दैट इज बी। आफ्टर डिसऑनर देखो ये दो चीज थी। तो आफ्टर डिसऑनर बी के पास क्या ऑप्शन है? बी डेटर बन गया वापस ए का। ए क्रेडिटर है, बी डेटर है। तो आफ्टर डिसऑनर बी बोल देगा ठीक है ये लो पैसे, खत्म करो हिसाब। हो सकता है ये चीज। तो ये फर्स्ट वाला वही है, पेमेंट मेड बाय डेटर दैट इज बी। तो ए को पैसे मिल गए ना, तो ए अपनी बुक में क्या करेगा, एंट्री दे रहा, देखो ए और बी। ए अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, उसको पैसे मिले, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर? बी इज द गिवर। क्यों? क्योंकि हर एक डिसऑनर में देखो, हर एक डिसऑनर में आपने डेबिट किसको किया था? बी को किया था। डेटर है उसको डेबिट किया था। तो यहाँ पे वो पैसे कौन दे रहा है? बी पैसे दे रहा है ना। तो बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, हु इज द रिसीवर? ए इज द रिसीवर टू बैंक अकाउंट। आफ्टर डिसऑनर अगर पेमेंट कर दो तो सिंपल सिंपल दी एंट्री कर दो ना भाई, ए अकाउंट, पेमेंट मिल गया बैंक टू बी, और पेमेंट किया तो ए टू बैंक अकाउंट। सिंपल है। लेकिन दूसरा ऑप्शन, अब क्या होता है, अभी दूसरा ऑप्शन ये है, आपने पहली बिल तो डिसऑनर कर दी, पहली वाली बिल डिसऑनर कर दी, डिसऑनर। तो अब बी बोलेगा देखो भाई, एक बिल तो डिसऑनर हो गई है, तो आप ऐसा करो ना कि ये एक बिल के बदले जो मैं पैसे नहीं दे पाया, ये एक बिल को क्या करो, इसके बदले एक नई बिल बना दो, जिसके अंदर क्या करो, इंटरेस्ट इंक्लूड कर दो। अब सपोज 2 महीने की बिल थी, डिसऑनर हो गई, तो बी बोलेगा कि आप क्या करो, एक एडिशनल बिल इसके अंदर ऐड करके एक नया बिल बना दो। ठीक है, एडिशनल बिल मतलब और 2 महीने मुझे दो। बी बोलेगा और 2 महीने मुझे दो। ठीक है। तो और 2 महीने के लिए क्या करेगा, ए बोलेगा ठीक है मैं तेरे को 2 महीने और देता हूँ। सिंपल है, 2 महीने और देता हूँ। तो ए क्या बोलेगा, देखो भाई पहली वाली बिल जो है अभी करंटली जो बिल है वो तो डिसऑनर हो चुकी, इसी वजह से उसका डिसऑनर का एंट्री तो हमने कर दिया। ठीक है। अब बोलेगा ए कि ये जो 2 महीने मैंने तेरे को एक्स्ट्रा दिए ना, तो ये एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा दिया है उसका मुझे इंटरेस्ट चाहिए। वो 2 महीने का इंटरेस्ट, जितने भी दिन, 2 महीने 3 महीने है, उसका इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल है। तो वो इंटरेस्ट जो भी है, इंटरेस्ट के लिए एंट्री करनी पड़ेगी आपको। अब बहुत ही सिंपल है, देखो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का ही खेल है जो भी है। अब आपको क्या करना है, एक नई बिल बना के देनी है। अब ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, सपोज 50,000 की हमारी बिल थी जो नॉर्मल था, 50,000 की हमारी बिल थी जो डिसऑनर हो गई। तो ए को 50,000 रुपए लेने हैं, ए को 50,000 रुपए लेने हैं बी के पास से। ठीक है। तो ए बोलेगा कि 50,000 रुपए में 50,000 रुपए तो मुझे लेने ही है, लेकिन एडिशनली अब इंटरेस्ट भी लेना। 2 महीने का बोला है ना, 2 महीने एक्स्ट्रा चाहिए, तो 2 महीने का इंटरेस्ट जो नॉर्मली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है ना वैसे ही करना होता है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय जो भी परसेंटेज बोल देंगे वो लोग, 10% मल्टीप्लाई बाय 2/12। ठीक है, जो भी उन्होंने बोला है उस हिसाब से करना है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी ऐड हो जाएगा। तो अब सपोज इंटरेस्ट आया 500 रुपए, तो अब जो नई बिल बनेगी वो किसके ऊपर डिपेंडेड है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट के ऊपर डिपेंडेड है। सपोज ये बी जो है, ए ऑप्शन देगा बी को कि आप ये इंटरेस्ट का अमाउंट मुझे आज कैश में दे रहे हो, आज मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट या कैश में दे रहे हो। इफ यस, तो मैं दूसरी वाली बिल 50,000 की ही बनाऊंगा ना, क्योंकि आज मुझे 500 रुपए मिल गए। तो मैं दूसरी नई बिल भी जो बनाऊंगा वो 50,000 की बनाऊंगा। लेकिन ए पूछेगा बी को कि क्या मुझे ये इंटरेस्ट का अमाउंट आज मुझे आप कैश में दे रहे हो? बी बोलेगा हाँ नहीं मैं कैश में नहीं दे पाऊंगा इंटरेस्ट। तो मैं नई बिल कितने की बनाऊंगा, 50,500 रुपए की बनाऊंगा। बट ऑब्वियसली ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, आप सोचो, मैंने जो समझाया वो एकदम नॉर्मल सा ट्रांजेक्शन है। ठीक है, इसी चीज को मैं अब आपको मैं एंट्री में समझाऊंगा। देखो, न्यू बिल, न्यू बिल में पहला वाला क्या था, इफ इंटरेस्ट पेड इन कैश, जो एडिशनल इंटरेस्ट है वो कैश में पे कर दिया। इंटरेस्ट पे कर सकते हो, हाँ। तो इंटरेस्ट अगर पे कर दिया तो क्या एंट्री होगी, ए ने कैश में रिसीव किया होगा इंटरेस्ट, तो कैश टू इंटरेस्ट इनकम। सिंपल, बहुत ही सिंपल, कैश टू इंटरेस्ट। सिंपल है ना, इंटरेस्ट इज एन इनकम, कैश अकाउंट डेबिट। और बी क्या करेगा, बी के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, तो इंटरेस्ट टू कैश वुड बी
पेमेंट करेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उसके बाद नई बिल आपने ड्रॉ कर दी। अब 50,000 रुपए की नई बिल आएगी, सिंपल है ना, 500 रुपए तो मिल गया, 50,000 की नई बिल ड्रॉ करो, बिल्स रिसीवेबल टू बी, सिंपल सी एंट्री है, बिल्स रिसीवेबल टू बी, यही तो ड्रॉ की एंट्री होती है, ड्रॉ करने की। बी क्या करेगा, ए टू बिल्स पेएबल, 50,000 रुपए की बिल्स पेएबल उसकी नई बन जाएगी, ठीक है, नॉर्मल सी एंट्री है। लेकिन अगर इंटरेस्ट पे नॉट पेड इन कैश, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रहा है कैश में, अब तो कितने रुपए की बिल बनेगी, 50,500 रुपए की बिल बनेगी। अब क्या बनेगा, तो आप क्या सोचोगे, अब ए के पर्सपेक्टिव से सोचो, बिल्स रिसीवेबल कितने की बनेगी, 50,500 रुपए की, देख लो बिल्स रिसीवेबल 50,500, मैं तो सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ, 50,500 रुपए की बिल बनेगी बिल्स रिसीवेबल। बी अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा, 50,000 रुपए से होगा, और इंटरेस्ट क्रेडिट कितने से होगा, 500 रुपए से होगा, है कि नहीं। इंटरेस्ट का भी पैसा मैं बी बिल्स रिसीवेबल में मैं ऐड कर देता हूं। तो क्या एंट्री करेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,500 रुपए, बी अकाउंट क्रेडिट करेंगे, पर वो बी अकाउंट तो क्रेडिट कितने से होगा, 50,000 से ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 50,000 रुपए से ही डेबिट किया था बी अकाउंट को। एंड इंटरेस्ट अकाउंट भी क्रेडिट होगा 500 रुपए से। ये चीज हो जाएगी क्या, 50,500 रुपए, 50,000 टू 5 इंटरेस्ट, सिंपल है, बिल्स रिसीवेबल टू बी टू इंटरेस्ट। देखो नॉर्मली अगर लॉजिकली सोचोगे ना, कुछ नहीं, अगर यही चीज, अब बी क्या एंट्री करेगा, बी के लिए बिल्स पेएबल कितना हो जाएगा, 50,500 रुपए, बिल्स पेएबल क्या हो जाएगा, 50,500 रुपए, ए का कितना है 50,000, इंटरेस्ट खर्चा है इसके लिए 500, तो ए अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, दैट विल बी योर एंट्री, सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा, इफ पेड इन कैश, इफ नॉट पेड इन कैश, सिंपल है, इंटरेस्ट में दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये आफ्टर डिसऑनर ये दो ऑप्शन है जो हो सकते हैं। अब थर्ड आता है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब सिंपल सा यहाँ पे समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ए बी, हम ए बी से ही समझेंगे, देखो पूरा अकाउंटिंग सिनारियो ए बी से समझेंगे हम, कुछ कभी भी आ जाओ ए बी से समझा दूंगा मैं सारी चीज। देखो ए बी जो भी है, क्या करेंगे हम लोग, सपोज ए ने बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए बिल्स पेएबल है, 2 मंथ्स का बिल है, ठीक है, 2 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले, मतलब मेच्योरिटी डेट से पहले, बी जो है अच्छा बंदा है, वो जो डेटर है अच्छा बंदा है, कि मेच्योरिटी डेट होने से पहले ए के पास वो आ गया और ए को बोला, बी ने ए को इंटीमेट किया कि देखो मैं मेच्योरिटी डेट पे पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो इट इज बेटर कि आप ये प्रीवियस जो बिल है, अभी करंट वाला जो बिल है ना, वो डिसऑनर कर दो, और मुझे थोड़ा और टाइम दे के नया बिल आप मेरे लिए बना दो, हो सकता है ये चीज। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बिल डेटर जो है, डेटर, ये जो डेटर है वो बहुत ही अच्छा बंदा है, ये जो डेटर है वो बहुत ही अच्छा बंदा है, तो उसने क्या किया, सामने से आके बोल दिया ए के पास। तो अब इन दिस सिनारियो अगर बिल डिसऑनर ए करेगा, तो वो नोटरी करवाने के लिए नहीं जाएगा, नोटिंग चार्जेस नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा अच्छा है, सामने से आ गया रिन्यूअल करने के लिए, तो मुझे सेफ्टी और वो सारी चीज करने की जरूरत नहीं है। तो फिर इन दिस सिनारियो ए क्या करेगा, नोटिंग चार्जेस नहीं आएगा। तो जब कभी भी इसको रिन्यूअल कब बोला जाता है, रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल कब बोला जाता है, जब डेटर सामने से आ जाएगा क्रेडिटर के पास कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये डिसऑनर कर दो, सिंपल है। तो इसको बोला जाता है रिन्यूअल ऑफ बिल। तो अब रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या करना है, देखो एंट्रीज तो ऊपर जो मैंने सिखाई वही करेंगे हम लोग, एंट्रीज वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पहले क्या करना है, ओल्ड बिल को डिसऑनर, जो मैंने बोला, जो स्टोरी बोली वही चीज को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ओल्ड बिल को डिसऑनर। ओल्ड बिल को डिसऑनर करने की जो एंट्री, जो 4 सिनारियो में मैंने बताई डिसऑनर करने की एंट्री, उसमें से जो एक सिनारियो आपका बना, वो डिसऑनर की एंट्री कर दो आप, ओल्ड बिल डिसऑनर, सिंपल है। लेकिन नोटिंग चार्जेस नहीं आएगा यहाँ पे, और वो सम में भी आप देख लेना, जब कभी भी रिन्यूअल की बात हुई होगी वहां पे नोटिंग चार्जेस दिया ही नहीं होगा आपको, वो मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया, क्योंकि उसको सेफ्टी की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अच्छा है वो भी, ठीक है। तो पहले डिसऑनर की एंट्री करेंगे, फिर अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अक्रू करेंगे, क्योंकि सपोज अब 2 महीना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डेज तो मांगे ना, बी ने क्या बोला, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो एडिशनली मुझे 2 महीने दो, एडिशनली 2 महीने दो, या एडिशनली 1 मंथ दो, तो वो 1 मंथ का इंटरेस्ट भी तो अक्रू करना पड़ेगा ना। तो अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग ऑफ अ न्यू बिल, तो सिंपल सिंपल सी एंट्री क्या होगी, ये रही। अगर इंटरेस्ट कैश में पे कर देगा,
तो ये कैश वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर इंटरेस्ट कैश में नहीं पे करेगा तो इंटरेस्ट नॉट पेड इन कैश वाला सिनारियो की एंट्री आप कर दोगे। तो सिंपल सी है चीज। रिन्यूअल ऑफ बिल में क्या करना है, डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल को डिसऑनर करो एंड इंटरेस्ट अक्रू करो। अगर इंटरेस्ट नए बिल के लिए आप क्या करो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट अगर कैश में मिल जाएगा तो कैश वाला ऑप्शन ले लो। अगर इंटरेस्ट कैश में नहीं मिलेगा तो इंटरेस्ट नॉट पेड इन कैश वाला ऑप्शन आप ले लो। इट इज दैट सिंपल। ये तीन स्टेप है जिसके वाइज आपको रिन्यूअल करना है। रिन्यूअल मतलब क्या, सामने से डेटर आ जाएगा कि बिल डिसऑनर कर दो, मैं नहीं पे कर पाऊंगा मैच्योरिटी डेट से पहले। सिंपल है। एंड लास्ट वाला सिनारियो होता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज देखो 1/1/2020 के दिन हमारा सिंपल सा था, बिल स्टार्ट होने की डेट थी 31/3 सपोज, हाँ सॉरी 2 महीने था ना, 2 महीने था। तो 1/3/2020 के दिन आपकी क्या हो जाएगी, बिल डिसऑन बिल मेच्योरिटी हो जाएगा। ठीक है। देखो जब कभी भी रिटायरमेंट की बात आए, डिस्काउंटिंग की बात आए ना, तो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब कभी भी पीरियड काउंटिंग की बात आए ना, तो डेज ऑफ ग्रेस ड्यू डेट ही कंसिडर करो, मैच्योरिटी डेट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल आपको रूल बता रहा हूँ, ड्यू डेट तक का ही पीरियड। अब रिटायरमेंट क्या होता है, कई बार ऐसा होगा कि ये डेटर जो है, सपोज बी को ऐसा लगा कि ये 2 महीने जो है, सपोज ये 2 महीने का पीरियड है, अभी बी के पास पैसे आ गए, 1 महीना खत्म हुआ है, आज सपोज 1/2/2020 हुआ, मतलब 1 महीना हुआ है अभी तक, मैच्योर ड्रॉइंग से 1 महीना हुआ है, अभी पीरियड जो काउंटिंग है वो तो 1 महीना, अभी भी अभी 50,000 रुपए बी के पास आ गए। तो वो बोलेगा, बी ऐसा सोचेगा कि आज मैं पैसे दे देता हूँ। सिंपल है ना, 1 महीना अभी भी कितना बाकी है टाइम, 1/2 से लेके 1/3 तक, मतलब जो ड्यू डेट से, आज के दिन से ड्यू डेट तक अभी भी 1 मंथ का टाइम बाकी है। लेकिन ए ने बी ने ऐसा सोचा कि आज मैं पैसे दे देता हूँ। अब आप सोचो, आप नॉर्मली एक कस्टमर हो, आपके पास 15 दिन का टाइम दिया है किसी ने, लेकिन आप 10 दिन के अंदर पैसे लेके जा रहे हो उसके पास, तो आप बोलोगे ना 5 दिन में एक्स्ट्रा, मतलब 5 दिन जल्दी आपको पैसे दे रहा हूँ, कुछ मुझे डिस्काउंट दो, कुछ तो रिबेट दो, कुछ डिस्काउंट दो मुझे। सिंपल है। तो इन दैट सिनारियो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि डेटर जल्दी से पैसे लेने के लिए आ गया, तो फिर यहाँ पे भी रिबेट चलेगा। रिबेट मतलब यहाँ पे डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट ही दे रहा है तो रिबेट चलेगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलग, बिल्स रिसीवेबल में, बिल्स में डिस्काउंटिंग अलग तरीके से दिखाया जाता है, इसी वजह से। तो जब कभी भी डेटर जो है मैच्योरिटी डेट मतलब ड्यू डेट से पहले सामने से आके पैसे दे देता है, तो इन दैट सिनारियो रिबेट कैलकुलेट होता है। तो अब रिबेट कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल सिंपल सा आपको क्या करना है, ड्यू डेट को कंपेयर करना है जिस दिन पेमेंट मिला, 1/2/2020, तो 1 मंथ। ड्यू डेट को आपको किसके साथ कंपेयर करना है, ड्यू डेट को आपको कंपेयर करना है डेट ऑफ पेमेंट के साथ। ड्यू डेट को कंपेयर करो डेट ऑफ पेमेंट के साथ। सिंपल है, ड्यू डेट का कंपेयर करो डेट ऑफ पेमेंट के साथ। तो 1 महीने का पीरियड है जो आपको रिबेट में देना है, 1 मंथ। और डिबेट के लिए भी परसेंटेज उन्होंने दे ही दिए होंगे सम के अंदर। तो जो भी है, सपोज 12% है, सपोज 10%, 50,000 इंटू 10% इंटू 1/12, वो जितना भी होता है 500 मल्टीप्लाई बाय 1/12, दैट वुड बी 41.66, दैट इज 42 रुपीज। 42 रुपीज का सपोर्ट डिस्काउंट है, मतलब रिबेट। तो अब ए क्या करेगा, ए ने रिबेट दिया बी को, तो ए को पैसे मिलेंगे 42 रुपीज कम मिलेंगे। 42 रुपीज का रिबेट, रिबेट उसके लिए खर्चा है, रिबेट बी के लिए इनकम है। ठीक है। कितना, 50,000 रुपए का बिल था, 50,000 में से 42 रुपीज नहीं मिलेंगे, 49,558 रुपीज मिलेंगे। सिंपल है। ए को कितने रुपए मिलेंगे बैंक में, 49,558। डिस्काउंटिंग रिबेट कितने रुपए का, 42 रुपीज का डिबेट। एंड टू बिल्स रिसीवेबल, 50,000 रुपीज का बिल्स रिसीवेबल उसके पास से चला जाएगा। सिंपल है। बी क्या करेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स क्या करेगा, बिल्स पेएबल उसके पास से चला गया, अब 50,000 रुपए, रिबेट उसको मिला 42 क्रेडिट टू बैंक,
49,558. इट इज दैट सिंपल। तो हमें क्या करना है, रिबेट कैलकुलेशन के लिए भी अपोज यहाँ पे भी मैं डेज वाइज करवा सकता हूँ। सपोज 1/1/2020 से लेके हमारा सपोज 1/3/2020 है, लेकिन हमने क्या किया था सेम वहां पे जो कि 15/2 के दिन 2020 के दिन पैसे दे के चला गया वो कौन, डेटर। तो अब कितने जल्दी यहाँ पे भी मुझे कंपेयर करना पड़ेगा ये दोनों के बीच का डिफरेंस। सिंपल है, जल्दी पेमेंट करके चला गया तो 1/3 के साथ कंपेयर करना है मुझे 15/2/2020। तो 15 से लेके फर्स्ट, तो कितने दिन एडवांस में चला गया वो। तो 15 से लेके 28 तक, 28 फेब, तो हमने गिना था वो 13 डेज प्लस 1 डे, 14 डेज का आपको रिबेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। 14 डेज, तो डेज वाइज कैलकुलेट करो। अगर मंथ डायरेक्टली मंथ मिल रहा है मंथ टू मंथ, तो मंथ में करो। अगर डायरेक्टली मंथ टू मंथ नहीं आ रहा है तो डेज में करना पड़ेगा, आपको डेज में ही करना पड़ेगा। इट इज दैट सिंपल। डन। तो ये सारी चीजें थी जो बिल्स के रिगार्डिंग थी। सारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। आपको कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आप कभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मेरा नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा जिसके ऊपर आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। I'll come up with next topic of accounts with this much clarity. Thank you so much.